तो आज के क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 46 नंबर। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सुनो। ऑप्शन है ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या रहेगा जी? पश्चिम बंगाल। क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल। याद रखना कि भारत यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल। क्या किससे? पश्चिम बंगाल। तो इसको देखो, ये एग्जाम है 2018 का। बार बार बोलते हैं ये एग्जाम से जो पढ़ रही है वर्ष 2018 का प्रीवियस है, लेकिन इसमें जो करंट पूछा है 2017 का पूछा है, 2017 का। तो याद रखना यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017 में 23 जून 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या थे? पश्चिम बंगाल को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। डेट कौन सा था? 23 जून 2017। 23 जून 2017। एक चीज याद रखना चाहिए, कल के क्लास में हम बताए थे कि 23 जून को ही प्लासी का युद्ध, 23 जून प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको दिया जाता है? कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए। कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 47 नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जी? तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। क्या चीज? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्वेश्चन पूछेगा वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिससे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जो कि विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। उतना कौन सा देश में भूख मरे है। और जीएचआई की वार्षिक गणना की जाती है। देखिए हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा कौची मापा जाता है? विश्व और देश के मतलब विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख मरी नापा जाता है। और जीएचआई की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? जीएचआई किसकी गणना की जाती है? चलिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्था कर्सन वर्ल्ड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर हिल्पा है। कौन है जी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछे, 2022 का है। समझ गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारीकर्ता संस्था कौन सा है? कर्सन वर्ल्ड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर हिल्पा है। कौन है जी? हंगर हिल्पा। इसे अगस्त महीना में जारी किया जाता है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को किस महीना में? अगस्त महीना में। किस महीना में? अगस्त महीना में
भारत का 107वां स्थान और सम्मिलित देश 121वां है। सम्मिलित देश लेकिन भारत के स्थान हमारा कमान 107वां, लेकिन उस देशवा में शामिल कमा है 121वां। अब पहला स्थान किसका है जी? बेलारूस के। किसका है? बेलारूस। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? और शामिल के दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? 121वां। लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर भारत का स्थान 107वां। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। नांगल किसके लिए जाना जाता है जी? नांगल किसके लिए जाता है? तो ऑप्शन है तांबा तेल परिशोधन, सी में है उर्वरक, 4 में है पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर नांगल जो है उर्वरक के लिए, ऑप्शन सी। इसके लिए जी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नांगल। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए। अब नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। याद रखना पूछा क्वेश्चन कि नांगल या रूपनगर कहाँ है? पंजाब। एगो क्वेश्चन पूछता है नेपा नगर कहाँ है? नेपा नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेपा नगर मध्य प्रदेश में नेपा नगर। पेपर कहाँ छपता है? भारत में पेपर कहाँ छपता है? मध्य प्रदेश। नेपा नगर मध्य प्रदेश। नहीं बोलेंगे क्या है? नांगल उर्वरक किसके लिए प्रसिद्ध है जी? उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। नांगल पंजाब के किस जिले में है जी? रूपनगर जिले में। यह मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरिया के लिए। लेकिन जो है रूपनगर जो है कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। यह मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरिया के लिए। यूरिया के लिए। याद रखना रूपनगर यूरिया, रूपनगर यूरिया, रूपनगर यूरिया। यूरिया में मूत्र कितना % होता है जी? मूत्र में यूरिया कितना %? मूत्र में यूरिया 43%। तब नाइट्रोजन में 46%। मूत्र में यूरिया 2% रहता है। तांबा धातु का अयस्क क्या है जी? कॉपर पाइराइट। कॉपर तांबा धातु का अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। तांबा धातु का अयस्क क्या है जी? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। कैल्कोसाइट इससे धातु का निष्कर्षण होता है, लेकिन तांबा धातु का अयस्क कौन सा है? कॉपर पाइराइट। इसका सूत्र क्या है? कॉपर पाइराइट का सूत्र Cu से कॉपर Fe2 या Fe2 कॉपर पाइराइट। कॉपर Cu या Fe2 Cu या Fe2 किसका सूत्र है? कॉपर पाइराइट के। अब कैल्कोसाइट से किसका निष्कर्षण होता है? धातु का। धातु का निष्कर्षण क्या चीज से होता है? कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट धातु का निष्कर्षण क्या चीज से होता है? कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट का सूत्र क्या है? Cu2S। Cu2 यस। Cu2 यस। और यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बताए थे यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला जो होता है Na सेम बीच में सो, मतलब समझा? Na और Na सेम रहेगा, बीच में जो सो रहेगा, सो मतलब CO सो, बीच में क्या रहेगा? CO सो बोल सकते CO को सो। तो Na यानी कि Na सेम मतलब कि LS2 आगे रहेगा, LS2 पीछे रहेगा, और बीच में सो करेगा CO। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NH2CO NH2CO NH2 समझ में आया?
एन्ने ओन्ने से बीच में सो, एन्ने ओन्ने से बीच में सो, ये हुआ हमारा यूरिया का सूत्र फॉर्मूला। अब कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या है जी? CuFeS2 CuFeS2। और कैल्पोसाइड का फॉर्मूला क्या है जी? Cu2S। तांबा का आयस कौन सा है जी? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। और धातु का निष्कर्षण किया जाता है जी? कैल्पोसाइड। अब है उर्वरक के उत्पादन में राज्य सबसे पहले है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। एक उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए उर्वरक के उत्पादन में तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा आंध्र प्रदेश। इसे राजस्थान में खेतरी एवं सिद्धना के खान से तथा यानी कि राजस्थान में क्या चीज के नाम से? खेतरी एवं सिद्धना। पूछेगा खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तांबा में सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से कौन पहला स्थान है? राजस्थान। तांबा में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तांबा में पहला स्थान किसका है जी? राजस्थान। तांबा में राजस्थान और मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, झारखंड तीसरा स्थान, आंध्र प्रदेश चौथा स्थान। तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी। खेतरी कहाँ है? राजस्थान। सिद्धना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतरी और सिद्धना, खेतरी और सिद्धना, खेतरी और सिद्धना के खान किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तांबा के लिए। अब मध्य प्रदेश में तड़ेगांव, मलजखंड, मध्य प्रदेश में तड़ेगांव, मलजखंड, मध्य प्रदेश में तड़ेगांव, मलजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा। अब अगला पॉइंट जो है तेल परिशोधन संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आप चौथा दूसरा की बात कर रहे हैं तेल परिशोधन संयंत्र। तो तेल परिशोधन में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिशोधन के 17 तेल शोधक कारखाने, 17 को तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र के 3 तेल शोधक कारखाने, लेकिन 17 और 3 20 को खड़ी है तेल परिशोधन संयंत्र। 17 को है सार्वजनिक सरकारी, 17 को है सरकारी, 17 सार्वजनिक, और तीसरा 3 को है निजी। टोटल मिला के 20 को है तेल परिशोधन संयंत्र। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाले अपसादित शैलों से प्राप्त है। पेट्रोल कौन सा चट्टान से प्राप्त होता है? अपसादित चट्टानों से। पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है? अपसादित चट्टान। पेट्रोलियम किस चीज से? अपसादित चट्टान। किससे? अपसादित चट्टान। भारत में यह टर्शियरी युग की संरचनाओं में मिलता है, लेकिन जो है अपसादित चट्टान पेट्रोलियम जो है भारत में कहाँ मिलता है? टर्शरी युग की संरचना में मिलती है। किसमें? टर्शरी युग में। टर्शरी युग में भारत में खनिज तेल वितरण क्षेत्र निम्न है, लेकिन भारत में कहाँ-कहाँ खनिज तेल का क्षेत्र है? तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, पहला ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम में। असम के जानते करता फेमस है गुवाहाटी तेल के लिए। तो ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, दूसरा है गुजरात में भी, तीसरा पश्चिम अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र गुजरात और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। और उर्वरक उद्योग, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उर्वरक उद्योग में देखा जाए तो भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कैसी देश है? कृषि प्रधान देश है। और यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में क्या चीज से वृद्धि हो रही है? तेजी से वृद्धि हो रही है। इसीलिए कृषि उत्पादों की मांग क्या रही है? बढ़ रही है। इसीलिए कृषि उत्पादन की मांग बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? कृषि उत्पादन, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए कृषि उत्पादन के पेट पूजा करने के लिए मांग बढ़ेगी कृषि के। भारत विश्व में
तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है। लेकिन विश्व में उर्वरक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? तीसरा। भारत जो है विश्व में नाइट्रोजन युक्त सबसे बड़ा उर्वरक का उत्पादक देश कौन है? तीसरा। भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाई निम्न है, जैसे कि तलचर कहाँ है? अगली क्वेश्चन देखो पूछेगा, ऐसे पूछेगा तलचर कहाँ है? मिलान कर दे देगा, एक जगह का नाम एक स्टेट दे देगा, आपका का मिलाइए वो आएगा एक्सेंट में आपको। जैसे देखो इस तरफ से दे देगा लोकल राजस्थान, लोकल हरियाणा, है ना? तो उसी प्रकार इसको देगा। उड़ीसा में तलचर की खान कहाँ है? उड़ीसा में। आज के से कम तो सॉल्यूशन करा रहे नहीं लिखा है तलचर कोरबा छत्तीसगढ़। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। और रामगुंडम अभी आज ही बताए कि रामगुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रामगुंडम कहाँ है? रामगुंडम आंध्र प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। और सिंदरी कहाँ है? सिंदरी जमशेदपुर और जमशेदपुर। सिंदरी एवं जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। सिंदरी एवं जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। तो इसको हम कंठस्थ रखिए। तालचर उड़ीसा। तालचर उड़ीसा। तालचर उड़ीसा। तालचर उड़ीसा। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा रामगुंडम आंध्र प्रदेश। रामगुंडम आंध्र प्रदेश। रामगुंडम आंध्र प्रदेश। रामगुंडम आंध्र प्रदेश। ये सब कौन सी है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्षेत्र है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्षेत्र है। तो तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर कहाँ है? उड़ीसा। रामगुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रामगुंडम आंध्र प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़। सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। जमशेदपुर झारखंड। झारखंड। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। तो ये सब क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के लिए क्षेत्र है। अब है पेनिसिलिन उद्योग। पेनिसिलिन उद्योग यह एक एंटीबायोटिक का एक समूह है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक समूह है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक समूह है। पेनिसिलिन का खोज 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1928 में। आप देखो 1928 में हुआ था। किसने किया था पेनिसिलिन का खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखना फेमस क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था? 1928 में। 1928 में आपको क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन भारत कब आया जी? 1928। लेकिन आने वाला था कब? 1929 में आने वाला था। आज या 1 साल पहले। तभी इसका विरोध कर दिया था। जब साइमन कमीशन भारत आ गया 1928 में, इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। किसने किया था विरोध? लाला लाजपत राय विरोध किया था। किसने किया था? साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? जब विरोध किया इसी में वो नारा दिया था। क्या वो नारा दिया था जी? याद है? दिया था कि मेरे सिर पर प्रहार एक एक लाठी। मेरे सिर पर एक लाठी का प्रहार। इसी प्रकार से एक लाठी प्रहार। एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत था। हाँ, मेरे सिर पर प्रहार एक एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत के काशी जो होता है साबुत होगा। समझ गया? ये किसका नारा था? सरदार लाला लाजपत राय। किसका नारा था जी? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां नंबर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जनगणना कोई चैप्टर से रहे या ना रहे, तब जनगणना से क्वेश्चन फिक्स है। हम फिक्स तब कर लो
जनगणना से एक क्वेश्चन समझ गया। तो याद रखना 49वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो देखो 2011 के अनुसार पूछ रहा सबसे ज्यादा रहा किसका, केरल का। ऑप्शन के हिसाब से केरल का सबसे ज्यादा रहा। केरल का कितना रहा जी, सबसे ज्यादा रहा। केरल का लिंगानुपात कितना है पता, 1084 बटे 1000 पुरुष पर 1084 को महिला, लेकिन कई महिला ज्यादा हो रहा है, 84 महिला ज्यादा हो रहा है। कहाँ, केरल में। कहाँ, याद रखना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। तो इसका थी भी रखना कितना लिंगानुपात है, 1084 बटे 1000 1084 बाय 1000 सबसे अधिक। और सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम किसका है जी, सबसे कम अगर पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश गोवा गोवा कर्नाटक नहीं, बिहार के 918 जाते हैं, बिहार में यूपी के 912, सिक्किम, हरियाणा के हाँ हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात सिक्किम, हरियाणा के, हाँ हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात कहाँ के थे, हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। इसका लिंगानुपात कितना है, 879 है 800। याद रखना हरियाणा के लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है 879। कितना है 879 बटे 1000। कई महिला कम गई अभी, अरे एक इधर एक 121 महिला 121 महिला घटा। पता 1000 पुरुष पर 121 महिला घट गया हरियाणा में। तो हरियाणा के लिंगानुपात याद रखना कितना है जी, 879। 879 सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। केरल का कितना है जी, 1084 बटे। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तब सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुडुचेरी के हैं। कहाँ के जी, पुडुचेरी। कितना 1037 है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। पुडुचेरी। 1037 किसका है जी, पुडुचेरी। किसका है, पुडुचेरी। कांगती में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है, पुडुचेरी। पुडुचेरी किसकी राजधानी है, पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी पुडुचेरी के पुडुचेरी। अरे उसी को बोलता है पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है इसके केरल के बाद किसका है, तमिलनाडु। यही क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में के अनुसार एवं बुलाया तो तमिलनाडु के, केरल का 1084 तो तमिलनाडु के 996। तमिलनाडु के 996। दूसरी सबसे बड़ी लिंगानुपात वाला स्टेट तमिलनाडु। कितना 996। और तीसरा कौन है जी, सिक्किम। तीसरा कौन है, गोवा। तीसरा कौन है जी, गोवा। तीसरा कौन है, गोवा। गोवा नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। पहला है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। समझ गया, पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा क्या है जी, छत्तीसगढ़। इसको कैसे याद रखेगा पता, करेला का जूस पिएगा तो अंधरा नहीं होगा, तलमलाएगा थोड़ा सा। करेला पिएगा तलमलाएगा, जब तलमलाएगा कैसे तलमलाएगा, तो आंधा से व्यक्ति तलमलाता है, आंधा व्यक्ति तलमलाता है। कई बार तलमलाया, तो 36 बार। कई बार, समझ में आया कि करेला पिए, जूस पिए,
तलमलाने लगे, आंधर थे इससे तलमलाने लगे। उसके बाद 36 बार तलमलाए। कई बार? 36 बार। इसको लिंगानुपात, स्टेटों को बढ़ते क्रम में लिंगानुपात कैसे याद रखेंगे? करेला, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा अगर पूछ देगा तब तो पांचवा याद रखना कर्नाटक, पांचवा कर्नाटक या गोवा, कर्नाटक या गोवा, कर्नाटक और गोवा। तो पूछेगा एग्जाम में कौन सा स्टेट का लिंगानुपात सेम है, कौन सा स्टेट का लिंगानुपात बराबर है? तो कर्नाटक और गोवा का, कर्नाटक और गोवा का। कर्नाटक तमिलनाडु का मैं बोल रहा हूँ 996, कर्नाटक के 973 और गोवा के 973। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट का लिंगानुपात सेम है जी? गोवा और कर्नाटक का, गोवा और कर्नाटक का। समझ में आया? तो कैसे याद रखना इसको? करेला के जूस पीने तलमलाने लगे, आंधर थे 36 बार भटक गए तलमलाए, आंधर थे 36 बार तलमलाए। तो इस प्रकार लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात कितना है जी? 918/1000। कई को कम गया? 918/82 को घट गया, 82 को घट गया, 82 को घटा। 77। भारत का लिंगानुपात कितना है जी? पूरा भारत के 943। भारत का लिंगानुपात 943/1000, 943/1000। इस प्रकार लिंगानुपात खत्म। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? केरल। शासित प्रदेश में पांडुचेरी, किसका है? पांडुचेरी का। सबसे कम किसका है जी? शासित प्रदेश में दमन और दीव, दमन और दीव। दमन का कितना है? 618, 618 कितना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 50 नंबर। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप में है? किस द्वीप में है जी? लूसी। यानी कि लूसी ज्वालामुखी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक है। ये कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया। विश्व के प्रमुख मंड वल्केनो में आते हैं, यानी कि लूसी जो है कहाँ आते हैं? मंड वल्केनो में। कहाँ आते हैं? विश्व के प्रमुख मंड वल्केनो में आते हैं। येलोस्टोन पार्क कहाँ है जी? अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? येलोस्टोन पार्क कहाँ है जी? येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क कहाँ है? अमेरिका में। और लूसी इंडोनेशिया में। लूसी इंडोनेशिया। लूसी कहाँ है जी? इंडोनेशिया। लूसी इंडोनेशिया। लूसी इंडोनेशिया। येलोस्टोन कहाँ? अमेरिका में। येलोस्टोन अमेरिका। येलोस्टोन अमेरिका। अमेरिका में। ईरान मकरन कहाँ है जी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान और ईरान में। ईरान मकरन कहाँ है? पाकिस्तान और ईरान में। अब बाकू कहाँ है? बाकू अजरबैजान में। बाकू कहाँ है जी? अजरबैजान। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। बाराकान द्वीप कहाँ है जी? अंडमान में। बाराकान अंडमान कहाँ है? भारत में। भारत में। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसे क्या कहते हैं? लावा, ज्वालामुखी, गैस, भाप और ताप खंडमक पदार्थ बाहर निकालता है। लेकिन लावा, ज्वालामुखी, गैस, भाप ये सब को क्या करता है जी? बाहर निकालता है। ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं जी? तो सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार। अगर सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सक्रिय ज्वालामुखी ककरा कहता है? समझो, सक्रिय ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जिसके मुंह से धूल, धुआं, गैस, धूल, धुआं, गैस निकलते, उसे क्या करते हैं जी? सक्रिय ज्वालामुखी। आप बताओ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं तो बताओ। कुलायु मौना लोवा, मतलब देखो एग्जाम में कुलायु नहीं देगा, डायरेक्ट पूछेगा मौना लोवा।
मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप पर। देखो हवाई द्वीप पर होगा मौना लोआ। प्रशांत महासागर में देखो, उत्तरी प्रशांत महासागर में इधर बराबर इसको यहाँ देखो होगा हवाई द्वीप पर होगा। उत्तरी प्रशांत महासागर हवाई द्वीप ही हाँ यहीं पर है। कौन सा? मौना लोआ। मौना लोआ मौना लोआ ज्वालामुखी। बोलिए किलायु मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है जी? हवाई द्वीप। मौना लोआ मौना लोआ मौना लोआ ज्वालामुखी मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ? अमेरिका में। कहाँ है जी? अमेरिका। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान में। देखो अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप रहेगा। देखो ना वहां पर होगा पीला भाग पर। देखो बैरन द्वीप कौन होगा? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में खोजे बढ़िया से मिल जाएगा। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। अरे है तो हम देखे हैं। हाँ है बैरन द्वीप है जी। है कहाँ? अंडमान निकोबार में है। अब ओजोस डेल सलाडो कहाँ है जी? अर्जेंटीना चिली सीमा पर। अर्जेंटीना को दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होगा। दक्षिणी अमेरिका में देखो, दक्षिणी अमेरिका में होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी आयस जा देखो यही है अर्जेंटीना। और चिली के भी सीमा पर है। कौन सा ज्वालामुखी जी? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ है जी? अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर। इस सीमा जो लाइन है वही पर ओजोस डेल सलाडो कहाँ है जी? अर्जेंटीना चिली के सीमा पर। अस्ट्रामबोली जम्मा में यही पूछेगा। देखो जम्मा में कौन कौन पूछेगा? मौना लोआ पूछेगा, कोटोपैक्सी ज्यादा पूछेगा और अस्ट्रामबोली एगो बैरन द्वीप। बस ये 4 क्वेश्चन। अस्ट्रामबोली, बैरन द्वीप, कोटोपैक्सी, मौना लोआ। मौना लोआ कहाँ? अमेरिका हवाई द्वीप पर। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है जी? सेंटियागो। इक्वाडोर की राजधानी सेंटियागो है जी। इक्वाडोर की राजधानी सेंटियागो। इक्वाडोर के लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी इक्वाडोर के क्यूटो। सेंटियागो कहाँ है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। सेंटियागो कहाँ है? चिली की राजधानी सेंटियागो की। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। याद रखो चिली की राजधानी सेंटियागो दिख रहा है। चिली की राजधानी हो जाएगा सेंटियागो और पेरू की राजधानी क्यूटो और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है जी? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ आ जाएगा? पेरू की राजधानी लीमा है। आप उल्टा बोल रहे हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। पेरू की राजधानी चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है जी? वेनेजुएला की राजधानी बोगेट काराकास। वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है? काराकास। वेनेजुएला का राजधानी काराकास। कोलंबिया का राजधानी बोगोटा।
बोगोटा बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा कोलंबिया की राजधानी बोगोटा कोलंबिया की राजधानी बोगोटा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स उरुग्वे की राजधानी पैराग्वे वीडियो हैं उरुग्वे का राजधानी मोंटेवीडियो वीडियो चेंज कर दिया कि उरुग्वे पैराग्वे याद करते थे उरुग्वे पराग्वे उरुग्वे का राजधानी चेंज कर उरुग्वे की राजधानी कहाँ है जी मोंटेवीडियो मोंटेवीडियो वीडियो उरुग्वे की सही है अब है तो ज्वालामुखी कई प्रकार के है साथी तीन प्रकार के तो जिसमें पहला प्रकार पढ़ लिए कौन सक्रिय ज्वालामुखी चार को सक्रिय ज्वालामुखी याद रखना मोना लोआ कहाँ है हवाई द्वीप अमेरिका में हवाई द्वीप अमेरिका में दूसरा है कोटोपैक्सी इक्वाडोर से जाने कहाँ है क्यूटो इक्वाडोर से जाने क्यूटो सक्रिय ज्वालामुखी है अगला क्या है कौन कौन सा ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है जी भारत में अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप अगला है अस्ट्राम्बोली कहाँ है जी हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का भूमध्य सागर में कहाँ भूमध्य सागर में अस्ट्राम्बोली कहाँ है जी भूमध्य सागर में अस्ट्राम्बोली कहाँ है एक क्वेश्चन और जब पूछेगा माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है जी सिसिली में इटली माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है सिसिली अब है सुषुप्त ज्वालामुखी कौन ज्वालामुखी दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी तो ऐसे ज्वालामुखी जो काफी समय से शांत लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है उसे क्या कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर तुम सब जो है सुषुप्त ज्वालामुखी कौन ज्वालामुखी है चुप है अभी जिस दिन एक्शन लेना शुरू कर देगा उस दिन हंगामा खड़ा हो जाएगा वही है सुषुप्त ज्वालामुखी की करा ऐसा ज्वालामुखी जो काफी समय से एकदम शांत है मतलब अभी देख रहा है सबको कि ये कोची कर रहा है एकदम देख रहा है शांत से जैना पारा हिट हो जाएगा जैना सबको बता देगा कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी की कर सकता है समझ गया तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जो काफी समय से शांत है लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है समझ उद्गार होने की संभावना बनी रहती है यानी कि हम सब अभी है सुषुप्त ज्वालामुखी मान लिया जाए हम सबसे अभी सुषुप्त ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना वक्त बताएगा समझ गया सुषुप्त ज्वालामुखी कौन कौन है जी तो देखो विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी है विसुवियस फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है जी जापान में फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी याद रखना फ्यूजियामा को ये पूछेगा काकराटोआ लोग पूछता है काकराटोआ कहाँ है जी इंडोनेशिया में काकराटोआ इंडोनेशिया में तथा नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप में नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये याद रखना दो पद इंपोर्टेंट है इसमें फ्यूजियामा और काकराटोआ और फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है एगो फसे फ्यूजियामा फोसे जैसे जापान फ्यूजी जापान फ्यूजियामा कहाँ है कैसी ज्वालामुखी है सुषुप्त ज्वालामुखी दूसरा है काकराटोआ कहाँ है इंडोनेशिया में कहाँ जी इंडोनेशिया काकराटोआ ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा जो है शांत ज्वालामुखी हमेशा शांत जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाए यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी जब समाप्त हो जाए हैं सुषुप्त ज्वालामुखी जो समाप्त हो जाए और उसके बाद उसके मुख जल आदि से भर जाए
यानी कि धन संपत्ति से बढ़ सके। सुषुप्त ज्वालामुखी की कहा था कि ऐसा ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी अभी शांत है लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना और वही उद्गार होने की संभावना सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाया। और शांत ज्वालामुखी जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाए यानी कि उद्गार हो गया तो उसको जब कोई सक्सेस हो जाता है तो उसके सब चीज से भरपूर होता है कि नहीं होता है जी। तो उसी को तो कहते हैं जब भरपूर हो गया जब थकी हो गया जब शांत भरपूर हो गया था तो शांत ज्वालामुखी उसी को कहते हैं। उदाहरण पोपा ज्वालामुखी कहाँ है जी? म्यांमार। पोपा ज्वालामुखी पोपा ज्वालामुखी पोपा ज्वालामुखी पोपा ज्वालामुखी म्यांमार। अब इधर याद रखना एकांत गुआ ज्वालामुखी पूछेगा। एकांत गुआ ज्वालामुखी कहाँ है जी? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? एकांता गुआ ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका। एकांत गुआ ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया। इस सब क्वेश्चन भी आए हैं। किलिमंजारो एकांत गुआ ये सब कहाँ? तंजानिया में। एकांत गुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है जी? दक्षिण अमेरिका। किलिमंजारो तंजानिया। कोह सुल्तान एवं देवबंद कहाँ है जी? ईरान में। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में। कहाँ? ईरान में। तो ये सब जो अभी ज्वालामुखी पर है कौन ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? शांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की मांग नहीं की थी लेकिन किस चीज के लिए प्रार्थना समाज की मांग नहीं हुई थी? तो यह कौन सी हो जाएगी? अस्पृश्यता की समाप्ति। लड़का लड़के के बारे में जो भी था ये चीज प्रार्थना समाज में चीज मांग नहीं हुआ था। स्त्री शिक्षा में मांग किया था। लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में प्रार्थना समाज में नहीं हुआ था। ऑप्शन सी होगा जी यानी कि प्रार्थना समाज में क्या चीज का मांग नहीं हुआ था? तो लड़के एवं लड़कियों की विवाह जो होता है आयु में वृद्धि करना इसके लिए मांग नहीं हुआ था। समझ गया? प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़की की विवाह आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया जाता। समझ गए? वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था जी? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडु। प्रार्थना क्या चीज से करते? आत्मा से करो। प्रार्थना आत्मा से करो। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ किया था? तो बम्बई में किया था। कहाँ किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडु ने किया। आत्माराम पांडु ने किया था। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। लेकिन प्रसिद्धि दिलाने का काम किसको दिया जाता है जी? गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता है। प्रार्थना समाज कैसा था जी? प्रार्थना समाज में क्या था? ईश्वर का पूजा करता था। एक ईश्वर को मानता था। ये प्रार्थना समाज जो था वो एक ही ईश्वर का मानता था। समझ गए? इसलिए इसमें क्या कहा गया था? एकेश्वरवाद। एक ईश्वर को मानने वाला एकेश्वरवाद। तो प्रार्थना समाज में क्या मानता था जी? एकेश्वर पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। प्रार्थना समाज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या आवाज उठाई गई थी। और इन्होंने प्रार्थना समाज के अंतर्गत क्या क्या हुआ? तो बाल विवाह पर्दा प्रथा। प्रार्थना समाज के अंतर्गत बाल विवाह पर्दा प्रथा, बहु विवाह यानी कि जो बहू का पति कोई स्त्री के पति मर गए तो उसका भी विवाह। समझ गया? तो बहु विवाह उसी को कहेंगे। बहु विवाह बहू का क्या? किसी का बहू है उसका पति मर गया तब उसका विवाह कर सकते हैं। तो बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का प्रोत्साहित किया। लेकिन विधवा का पुनः विवाह करने के लागू किया प्रार्थना समाज के अंतर्गत। समझ गया?
तो बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक और पर्दा प्रथा एवं बहु विवाह और जाति पाति का नाश विरोध किया किस समाज में? प्रार्थना समाज में। और स्त्री शिक्षा और विधवा का पुनर्विवाह शुरू किया किसमें? प्रार्थना समाज में। महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो पूछेगा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया जी? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे। समझ में आया कहाँ स्थापना किया था? शिक्षा को बढ़ाने के लिए, स्त्री को शिक्षित करने के लिए। ये पूना में कौन सा? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे। कब किया था? 1884 ईस्वी में। कब किया था जी? 1884 ईस्वी में। भारत के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा जी? तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कौन सा बंदरगाह हो जाएगी? पारादीप बंदरगाह। कौन सा होगा? पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में। कहाँ है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल, अमेरिका के कच्चा तेल भारत के लिए, देखिए अमेरिका के कच्चा तेल भारत के लिए पहला नौभरण कहाँ हुआ था? शिपमेंट। देखिए अमेरिका से तेला कहाँ आया था भारत में सबसे पहले? अंडमान पारादीप पर। पारादीप बंदरगाह पर कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ तेरा पहुंचा? अमेरिका से आया था पारादीप। तो कहाँ है पारादीप? उड़ीसा में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया गया था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो पारादीप पर आया और कौन सा लाया गया था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया गया। दूसरा पोत गुजरात के बडिनार पोत पर। गुजरात के बडिनार पहला, देखो तेल जो कच्चा तेल था वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था भारत में सबसे पहले पारादीप पर। कहाँ? पारादीप बंदरगाह है कहाँ? उड़ीसा में। और दूसरा कहाँ लाया गया? दूसरी बार गुजरात के बाड़मेर। कहाँ जी? बाड़मेर में लाया गया। कहाँ? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। आयातक देश से, समझ गए? निर्यातक नहीं, आयातक देश है। भारत जो है विश्व में कितना कौन देश है? आयातक के दृष्टि से तीसरा देश है। अमेरिका सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सबसे बड़ा तेल आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। तथा चीन दूसरा नंबर पे। पहला अमेरिका, दूसरा चीन। समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह। देखिए भारत में टोटल बंदरगाह कितना है जी? 13 वो बड़ा बंदरगाह है, 139 छोटा बंदरगाह। तो 33 याद रखना। 13 वो सबसे बड़ा और 33 के आगे एक लगा दो तो 139। 139 को जो बंदरगाह है छोटा बंदरगाह है। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह। कितना? 13। छोटा कितना है? 139। दोनों बड़ा छोटा मिलाकर कितना जाएगा? 152 बंदरगाह हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है जी? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात। कांडला बंदरगाह का अभी नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। जो दीनदयाल जो बंदरगाह कहाँ है जी? गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। कच्छ के खाड़ी के तट पर। कांडला बंदरगाह कैसी बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। कैसी बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह।
यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। तो पूछे कौन सी बंदरगाह पर मुक्त क्षेत्र व्यापार स्थापित किया है? मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित है तो कांडला बंदरगाह। अब देखा दीनदयाल बंदरगाह, उसी का बदल कर क्या कर दिया? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन राष्ट्रपति बने? तो 14वें राष्ट्रपति बने थे। 14वें। अभी याद रखना कि द्रौपदी मुर्मू जो है कौन राष्ट्रपति है? 15वां। रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे हमारा 14वां, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ का गवर्नर थे? बिहार का गवर्नर था। तो नहीं पढ़ते थे बिहार का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पढ़ते थे? बिहार का राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद, लेकिन बन गया राष्ट्रपति 14वां। अभी वर्तमान में क्या है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी, याद रखना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस स्टेट का राज्यपाल था जी? बिहार का। झारखंड का। कहाँ के? झारखंड के था। कहाँ के? झारखंड। द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल था? झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। समझ में आया? रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा। 2022 तक रहा। 5 साल पक्का रहा। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन था जी? प्रणब मुखर्जी। एक पहले क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थे। और पहले क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम। वही था जी। प्रणब मुखर्जी पहले था कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये संतोष कुमार सुमन जी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी कब नियुक्त हुए? नियुक्त कब हुए जी राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू कब नियुक्त हुए? तो 25 जुलाई 2022 को जैसे इस्तीफा दिया रामनाथ कोविंद, जैसे नियुक्त हुए। समझ गया? याद रखना। 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण लिया। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है जी? संथाल जनजाति। कहाँ पे इसका निवासी है? उड़ीसा। उड़ीसा में इसका गांव है द्रौपदी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। 12 साल। अब है मिलान करने वाला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से। तो लोथल कहाँ का बंदरगाह है जी? गुजरात का। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है जी? रोपर कहाँ है? रोपर पंजाब में। रोपर लोथल कहाँ है जी? गुजरात। इसका खोज कब हुआ था? 1955-62 में। 1955 से। रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर पंजाब। तो पंजाब रोपर का खोज कब? 53 से 56 के बीच हुआ। 53 से 56। राखीगढ़ कहाँ है जी? हरियाणा। हरी राखी बानो। हरी राखी बानो। तो राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा। राखीगढ़। कालीबंगा, काला आदमी जब रेगिस्तान में रहेगा तो इशू हो जाएगा। आदमी कब होता है? काला। जब रेगिस्तान में रहता है तब। कालीबंगा कहाँ है जी? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में। समझ में आया? और लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथलाख जो है वो भोगवा नदी। और लोथे आदमी भोगता है तो कौन नदी है? भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है जी? लोथल। इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। पूछेगा कि हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहाँ है जी? लोथल। कहाँ है? लोथल। हड़प्पा व्यापारिक राजधानी कहाँ है? लोथल। और रोपर कहाँ है जी? पंजाब में। पंजाब का किससे होगा? एक नदी गुजरती है सतलज। तो सतलज नदिया के किनारे है रोपर। समझ में? भागरा नाम से बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर?
भाई जो इसका रोपर का खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर यज्ञदत्त शर्मा। रोपर किस नदी के किनारे? सतलज नदी। याद रखना, रोपर पंजाब में, पंजाब निकाल देगा तो नदी भी निकाल लेगा। तो पंजाब में एक नदियां बह जाए, सतलज नदी फेमस है। राखीगढ़ हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। तो घग्गर नदी, कौन नदी? राखीगढ़, घग्गर नदी। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। प्राचीन इतिहास की दृष्टि से भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। कौन सा नदी? घग्गर नदी। कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है जी? राजस्थान। कालीबंगा, राखीगढ़। कालीबंगा राखीगढ़ किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। किस नदी के किनारे? गंगा। घग्गर नदी किस नदी? पूछेगा जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। जोते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा। जोते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा। कहाँ मिला जी? कालीबंगा में मिला। समझ में आया इतना क्वेश्चन? हाँ? तो आज का क्लास इतना ही। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचते रहे और हमारे क्लास से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। ये तक चालू है।